कक्षा 10 का जो छठा अध्याय है ना, त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज पर बात करेंगे। तो त्रिभुज इससे पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 9th क्लास में या उससे पहले की कक्षाओं में। तो फिर भी जब हम लोग त्रिभुज के बारे में आज फिर से पढ़ेंगे तो त्रिभुज से संबंधित जो मूलभूत जानकारी है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, उसको एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद तो हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे। तो जो त्रिभुज चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी तल में 3 असंरेख बिंदुओं को लेते हैं और 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है ना, तो इसको ये हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हम 3 असंरेख बिंदु लिए, मान लीजिए यह एक बिंदु है, या दूसरा बिंदु है और यह तीसरा बिंदु है। तो 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति है जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और इसके अगर नाम की बात करें तो यहीं पर आपको ये कि नाम से ही मालूम चलेगा, त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ हुआ भुजा। तो त्रिभुज का मतलब हुआ कि ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो। तो अगर हम लोग इस आकृति पर बात करें कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी है, तो इस आकृति में है ना 3 भुजाएं हैं। इसका अगर अलग अलग हम नाम दे दें तो आप भुजाओं का नाम आसानी से बता पाएंगे, ए, बी और सी। तो ये 3 शीर्ष है। जिन बिंदुओं को मिलाने से यह आकृति बनी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो ए, बी और सी जो 3 असंरेख बिंदु था पहले, अब उन तीनों असंरेख बिंदुओं को हम मिला दिए हैं जिससे एक ज्यामितीय आकृति मिला है। और अब जो यह ज्यामितीय आकृति जो दिख रहा है इसी को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। और अब ए, बी और सी असंरेख बिंदुएं नहीं बल्कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। तो ए, बी और सी ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। और अब ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई है ए बी, यह त्रिभुज की भुजा है। फिर उसी प्रकार बिंदु बी से लेकर सी तक यह भी त्रिभुज की भुजा है। और फिर ए से सी तक ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको किसी भी त्रिभुज में या किसी दूसरे ज्यामितीय आकृति में जब उसके किसी भुजा का या किसी भाग का जब नाम लिखना हो तो उसका लिखने का तरीका है कि आप जिस भाग का नाम लिख रहे हैं तो उस भाग के दोनों तरफ के सिरे का जो बिंदु है आप उसका नाम लिख दें, इससे उस भुजा का नाम होगा। जैसे आपको इस भुजा का नाम लिखना है तो इसका 2 सिरा देखिए कि एक सिरा बी है और दूसरा सिरा सी पर खत्म हो रही है, तो इसका नाम लिखना होगा तो आप इसका नाम लिखिएगा बी सी। तो इस त्रिभुज में ए बी, बी सी और ए सी 3 भुजाएं हैं। ए, बी और सी ये 3 त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कोण का, तो यहाँ पर ये 2 भुजा ए बी और ए सी के अंतर्गत जो बना कोण है वह है कोण ए। उसी प्रकार ए बी और बी सी के अंतर्गत जो बना कोण है वह कोण है बी कोण। और फिर भुजा ए सी और भुजा बी सी के अंतर्गत जो कोण बना हुआ है वह है कोण सी। तो ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जो भुजाओं के अंतर्गत या इस त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो कोण आते हैं उसको अंतः कोण बोलते हैं। तो अभी जो हम 3 कोणों का उदाहरण लिए हैं तो ये तीनों क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण हैं। तो त्रिभुज में शीर्ष किसे कहते हैं ये समझ गए, और त्रिभुज में भुजा किसको कहते हैं ये भी समझ गए, और त्रिभुज के अंतः कोण किसको कहते हैं वो भी समझ गए। और भुजाओं का नाम कैसे लिखना है ये भी आप लोगों को बताएंगे कि आपको जिस भुजा का नाम लिखना है उस भुजा के दोनों सिरे पर जो बिंदु है, जो शीर्ष है, उसका नाम आपको लिख देना है, इससे उस भुजा का नाम होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कोण को लिखने का तरीका। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में जो 3 अंतः कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो इसको लिखने का तरीका की बात करते हैं। तो आप जब लिखेंगे ऐसा कि कोण ए, तो इसका अर्थ होता है नॉर्मली, इसका सामान्यतः इसका अर्थ होता है अंतः कोण। अगर इसके बाह्य कोण की बात करें, प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो अलग से लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप सिर्फ ऐसे कोण का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर ए लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोण ए। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर आप कोण बी लिखते हैं इसका मतलब हुआ ये अंतः कोण, और उसी प्रकार कोण सी के साथ भी होता है।
लेकिन अब देखिए चूंकि शीर्ष ए पर केवल एक ही अंतःकोण बन रहा है, तो आपको अगर हम कोण ए कहें तो आप समझ जाएंगे कि सर इस कोण के बारे में कह रहे हैं। उसी प्रकार अगर शीर्ष बी की बात करें तो शीर्ष बी में केवल एक ही अंतःकोण बन रहा है यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो आप समझिए कि इसी कोण की हम बात कर रहे हैं। और शीर्ष सी के बारे में अगर बोलें कि कोण सी के बारे में, तो चूंकि शीर्ष सी पर एक ही कोण बन रहा है यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे कि इस कोण का नाम क्या होगा, कोण सी का मतलब होगा यही वाला कोण। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होगा कि किसी भी कोण में, जिस प्रकार से यहाँ पर हम एक कोण लेते हैं, तो यह मान लीजिए कि O है, यहाँ पे A है और इस जगह पर B है। तो अगर हम इस कोण के बारे में अगर हम कोण O बोलें कि कोण O, तो आप समझ जाएंगे कि हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम एक किरण ले लेते हैं और भी, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं C। अब अगर हम बोले कि कोण O, अगर हम बोलते हैं सिर्फ कोण O, तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि आप या तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कोण होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, या पूरा कोण होगा। तो ये हालांकि जब हम कोण O लिखेंगे तब तो मतलब होगा कि AOB, ये पूरा कोण। लेकिन अगर आपको लिखना होगा, इस कोण के बारे में बताना होगा, तो इस कोण के बारे में बताने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमको सिर्फ इस कोण के बारे में बताना रहेगा कि ये जो इतना सा हिस्सा है, हमको इतनी इस कोण के बारे में हमें बात कर रहे हैं, तब आप अगर कोण O लिखेंगे तो लिखना गलत होगा, क्योंकि आप जैसे लिखेंगे कोण O तो समझा जाएगा कि एंगल AOB पूरे की बात हो रही है, पूरे कोण की बात हो रही है। तो जब किसी भी बिंदु पर जब एक से अधिक कोण बनता है, तब इस तरह से एक ही लेटर, सिर्फ एक ही शीर्ष को दे करके उसका नाम नहीं लिखा जाता है। तब आपको क्या करना होगा कि किसी भी कोण का नाम लिखने के लिए जो कोण की भुजाएं, कोण की भुजा किसको कहते हैं, तो एक ही आद्य बिंदु से निकलने वाली जो किरण होती है, दो किरण, है ना, उसके अंतर्गत बने क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो तब आपको देखिए क्या करना है कि जो कोण की भुजाएं हैं उन भुजाओं को शामिल करना है। तो उस तरीके से हम लोग इसका पहले नाम देख लेते हैं। जैसे कोण A है, तो देखिए कोण A किन किन भुजाओं से मिलकर बना है, ये BA और CA से मिलकर के बना है। तो जब आप इस कोण का नाम लिखेंगे तो देखिए कि BA और CA, तो इसमें A क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आप इसका जब नाम लिखेंगे इस कोण का पूरा नाम, तो लिखेंगे कोण BAC, इसका पूरा नाम हो जाएगा एंगल BAC। तब इससे मालूम चल रहा है कि हम लोग B से चलकर A से होते हुए C तक लौटते हैं, तो बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है वही इस कोण का क्या है, मान है। उसी प्रकार से जब कोण B की बात करेंगे तो कोण B का हम लोग नाम लिखेंगे एंगल ABC, एंगल ABC। A से चलकर B से होते हुए C तक में जो पहुंचते हैं, तो जो आकृति बनती है उसको देखिए हम लोग कोण B कहेंगे। उसी प्रकार जब एंगल C की बात करेंगे तो इसका नाम हम एंगल ACB लिखेंगे। इसका मतलब A से चलकर C से होते हुए B तक जाते हैं, तो जो आकृति बनती है उसको देखिए हम लोग एंगल ACB कहेंगे। अब बात है कि आप अगर क्या ACB को हम BCA लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ABC को CBA लिखें कोई दिक्कत नहीं है ना, BAC को आप CAB लिखें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लिख सकते हैं। तो ये कोण का पूरा नाम लिखने का ये तरीका है, और इस तरह से सिर्फ उसके शीर्ष के आधार पर भी आप कोण का नाम लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि अगर एक शीर्ष पर केवल एक ही अंतःकोण बन रहा है, एक ही कोण बन रहा है, तब आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब किसी भी शीर्ष से, है ना, शीर्ष पर एक से अधिक कोण बने, तो आप कोण का नाम इसी तरीके से लिखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर शीर्ष पर एक कोण बने फिर भी और एक से अधिक कोण बने फिर भी, आपको एक ही तरीका अपनाना है कि आप कोण इसी तरह से लिखें, तो सबसे बेहतर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए जब भी कोण का नाम आए, कोई कोण को निरूपित करना हो, किसी कोण के बारे में बतलाना हो, तो आप इसी तरह से नाम लिखेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग की त्रिभुज में जो है मुख्य रूप से 3 भुजा और 3 कोण, इसीलिए त्रिभुज में जो है 6 अवयव माना जाता है। कि त्रिभुज के अंदर जो सबसे मुख्य चीज है, जो सबसे अहम चीज है, वो है त्रिभुज का कोण और त्रिभुज की भुजाएं। तो कोण A, कोण B और कोण C, और भुजाएं AB, BC और AC। तो इन 6 चीजों को किसी भी त्रिभुज का अवयव या भाग कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, तो त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, जिसमें 3 कोण शामिल होता है और 3 भुजा शामिल होता है। तो ये जो है कि हम लोग एक त्रिभुज के बारे में संक्षिप्त रूप से समझे। अब जो है कि अगर हम लोग बात करें कि त्रिभुज के गुण के बारे में और उसके फिर प्रकार के बारे में, तो त्रिभुज के भुजाओं का एक गुण जान लीजिए इसी जगह पर, कि त्रिभुज के भुजाओं में क्या गुण होता है कि किसी भी त्रिभुज में,
है ना, किसी भी त्रिभुज में, दुनिया में जितना भी त्रिभुज है या आप जिस प्रकार का भी त्रिभुज बनाए, सारे त्रिभुजों में एक संबंध होगा कि आप किसी भी दो भुजा का जब आप योग ज्ञात करेंगे, किसी भी जब दो भुजा का आप योग ज्ञात करेंगे तो वह तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, तो 3 और 4 को जोड़ करके कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ। तो तीसरी भुजा कभी भी ना तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है और ना ही 7 से बड़ा हो सकता है, वो 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि दो भुजा को जोड़ के कभी भी तीसरे भुजा से छोटा नहीं होगा। दो भुजा को जैसे जोड़े तो तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 3 और 4, इसको जोड़ करके कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 हो गया, तो अब तीसरा जो भुजा होगा वो ना तो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है और ना ही 7 सेंटीमीटर से, है ना, ज्यादा का हो सकता है, 7 सेंटीमीटर से कम ही होगा वो, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन वो 7 या 7 से ऊपर का नहीं होगा। तो यह जो है त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आप उसके किसी भी दो भुजा के माप को लीजिए और आप उसको जोड़िए, तो जो योगफल आएगा वो तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा। ये भुजाओं से संबंधित जो है त्रिभुज का गुण है। और दूसरा गुण अब हम इसमें देखते हैं, किसी भी दो भुजाओं को इसमें देख सकते हैं। जैसे 3 और 4 को जोड़े कितना हुआ, 7 हुआ, तो देखिए कि 5 से बड़ा हो रहा है। आप 5 और 3 को जोड़िए 8, तो फिर ये तीसरा यानी कि 4 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 5 और 4 को जोड़िए 9, तो ये क्या हो रहा है, 3 से ज्यादा हो रहा है। किसी भी दो भुजा को जब आप जोड़ेंगे तो उसका योग जो है वो तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होगा। ये भुजाओं से संबंधित त्रिभुज का गुण था। अब कोणों से संबंधित जो त्रिभुज का गुण है ये है कि किसी भी त्रिभुज में जितने भी एंगल्स हैं, टोटल एंगल का यानी इंटीरियर एंगल का, अंतः कोण का, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग ना ही 180 डिग्री से कम हो सकता है और ना ही 180 डिग्री से अधिक हो सकता है। तो ये जो है किसी भी त्रिभुज से संबंधित जो सबसे ज्यादा जो फंडामेंटल नॉलेज है किसी भी त्रिभुज के बारे में, जो सबसे आधारभूत जानकारी है वह ये है कि किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा की माप से क्या होगा, बड़ा होगा, और किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसके अतिरिक्त त्रिभुज में बहुत सारे गुण हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज होंगे, लेकिन जो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी था ये आप लोगों को बताया गया। अब हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं, पहले त्रिभुज के प्रकार के बारे में। हालांकि ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए सिर्फ ये हम बता दें। तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है ये हम लोग दो तरीके से लेते हैं। एक भुजाओं के आधार पर, चूंकि हम बताएं कि त्रिभुज में जो दो अहम चीजें हैं वो है त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के कोण। 6 अवयव जो हैं, 6 जो उसके भाग हैं, उसमें से क्या शामिल था, 3 कोण शामिल था और 3 भुजा शामिल था। तो अब हम लोग जो है कि त्रिभुज के जब प्रकार की बात करते हैं तो त्रिभुज का प्रकार जो है ये दो तरीके से निकाला जाता है, एक भुजाओं को आधार मानकर और एक कोणों को आधार मानकर। तो जब हम भुजाओं को आधार मान करके त्रिभुज का प्रकार निकालते हैं तो त्रिभुज 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का होता है ना। पहला बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सम का अर्थ होता है बराबर और बाहु का मतलब ये होता है क्या, भुजा। तो जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो त्रिभुज में चूंकि 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं की माप अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई अगर समान है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, तो सम का अर्थ फिर वही बराबर और द्वि का अर्थ होता है दो और बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा अलग हो, जैसे कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरा मान लीजिए कि कुछ भी है, ये 5 और 5 को छोड़ करके जैसे मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो इसको ये हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और जो भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो तीसरा प्रकार है वो है विषम बाहु। तो विषम का मतलब बराबर नहीं, असमान, अलग अलग, डिफरेंट, ओड जिसको बोलते हैं, और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी किसी के बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें हम लोग 3 प्रकार देखे, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अब अगर हम लोग कोणों को आधार मान करके त्रिभुज के विभिन्न प्रकार को देखें तो उसमें भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का अर्थ होता है ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा।
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसके मध्य का जितना भी कोण होगा उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज के कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं उसमें पहला बताया कि है ना न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण है ना, जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों अंतःकोणों का माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। फिर कोणों के आधार पर जो है त्रिभुज का दूसरा प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज को जिसका एक कोण समकोण हो। लेकिन अब यहाँ पर ये कि आप लोग ये गलती ना करें कि जब आप न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा लिखें या जब आपसे पूछा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बता दें कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और जब समकोण त्रिभुज की बात आए तो फिर आप ऐसा बोल दें कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोण समकोण होने का अर्थ होता है कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री होगा। और 200 किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, ना तो उससे कम हो सकता है और ना ही उससे अधिक हो सकता है। इसीलिए किसी भी त्रिभुज में केवल एक कोण ही समकोण हो सकता है, एक कोण से अधिक कभी भी किसी भी त्रिभुज में समकोण नहीं हो सकता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज हम लोग ऐसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। अब अगर बात करें अधिकोण त्रिभुज का, तो जैसा आप समकोण त्रिभुज का परिभाषा देते हैं उसी प्रकार आपको अधिकोण त्रिभुज का भी परिभाषा देना है कि जिस त्रिभुज का एक अंतःकोण है ना अधिक कोण हो। अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। और न्यून कोण में जिसमें तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के ये 3 प्रकार जो है कि हम लोग देखें, और भुजाओं के आधार भी त्रिभुज के 3 प्रकार देखें। तो ये था जो कि त्रिभुज का प्रकार। अब जो है कि क्या है कि जो 9th क्लास में आप लोग त्रिभुज पढ़े तो उसमें मुख्य रूप से था त्रिभुजों की सर्वांग समता। लेकिन 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें त्रिभुजों से संबंधित सर्वांग समता पर विचार नहीं किया गया है, इसमें बात किया गया है समरूपता पर। तो ये दो अलग अलग चीज है, सर्वांग समता और समरूपता दोनों ही क्या है, अलग है। तो हम लोग 10th क्लास में जो है मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता पर, और जो त्रिभुजों से संबंधित जो आधारभूत जानकारी है, त्रिभुजों से संबंधित जो प्रमेय है उस पर जो है कि हम लोग बात करेंगे। तो त्रिभुजों से संबंधित कौन कौन सा प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं, और त्रिभुजों की समरूपता क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, उसको भी समझेंगे। तो पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि सर्वांग समता और समरूपता दो आखिर क्या क्या चीजें हैं। जब हम लोग बात करते हैं समरूप का, तो इस शब्द से ही आपको मालूम चलता है कि समरूप, तो सम का मतलब होता है एक जैसा, बराबर, है ना, समान। और रूप का मतलब हुआ उसके फिजिक्स के बारे में, जो उसका जो फिजिकल जो ये है आप उसके बारे में जो कि हम लोग बात करते हैं, उसकी आकार आकृति की बात करते हैं, जो उसको देख करके जो चीज़ मालूम चलता हो, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की बात हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ बाहरी जो उसका लुक है, जो दिखावट है उसका, सिर्फ हम लोग उस पर बात करते हैं, उसको बोलते हैं रूप। तो समरूप का अगर ऐसे शाब्दिक अर्थ आप समझना चाहें तो समरूप का अर्थ होगा जिसका रूप क्या हो, समान हो, जिसका रूप क्या हो, समान हो, जो देखने में एक जैसा हो, जो देख के आप दोनों को बिल्कुल अलग अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल एक जैसा लगता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। जिसके इसके कुछ उदाहरण से ये कि हम इस बात को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा कि समरूपता क्या है। आपको अगर आपके सामने कोई एक वृत्त बनाया जाता है तो इस प्रकार का हम एक वृत्त बना दिए, अब इसी तरह का आप दूसरा वृत्त, फिर तीसरा वृत्त, तो सबका जो है कि क्या है, माप अलग अलग है, इसकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा एक ही डिजाइन का, एक ही तरह का है। तो ये चीज क्या है, समरूप है। जैसे आप ताजमहल की तस्वीर है, ताजमहल की आप छोटी तस्वीर भी देखते हैं, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी तस्वीर भी देखते हैं, तो ताजमहल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स है। तो अगर मान लीजिए कि सामने से एक ही तरह की फोटो ली गई है, एक ही तस्वीर है, ऐसा समझ लीजिए कि एक ही तस्वीर है, लेकिन वो अलग अलग माप में उपलब्ध है, अलग अलग माप में उपलब्ध है। तो जो ताजमहल की जो छोटी तस्वीर है, फिर ताजमहल की बड़ी तस्वीर है, लेकिन एक ही तरह का होना चाहिए। ये नहीं कीजिए कि एक फोटो आप सामने से खींच लिए, दूसरा फोटो आप साइड से खींच लिए, तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। समरूप होने का अर्थ है कि बिल्कुल समझिए कि एक ही क्लिक किया गया, एक ही बार हम जो कि फोटो क्लिक किए और उसका हम छोटे साइज में भी निकाले और बड़े साइज में भी निकाले, तो उन दोनों को जो कि हम लोग क्या कहेंगे, समरूप।
तो हम लोग यहाँ पर देखें समरूपता को अभी हम लोग समझ रहे थे कि समरूप आकृति का क्या अर्थ होता है। तो जिसका रूप समान हो उसको जो है कि हम लोग समरूप कहेंगे। लेकिन रूप समान होने के लिए आपको इस बात से समझ में आया होगा कि रूप समान होने के लिए उसका माप समान होना जरूरी नहीं है। जैसे आप एक ही बार क्लिक किया गया जो फोटो हो तो आप उसको अगर अलग अलग साइज में निकाल रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई आप अलग अलग कर रहे हैं, है ना, तो वो जो है कि समरूप होगा, है ना, क्योंकि उसमें सारा दिखने में एक जैसा होगा। लेकिन समरूपता के ये सिर्फ जो है कि समरूपता का हम लोग ऊपर से समझे कि आखिर समरूपता क्या है उसको आसानी से समझने के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लंबाई चौड़ाई कुछ भी बदलते रहें तो वो समरूपता के शर्त को पूरा नहीं करेगा। लेकिन समरूपता के सिर्फ हम अर्थ को समझने के लिए या आपको उसके हल्के से मतलब को समझाने के लिए हम बताएं कि उसको समरूप कब कहेंगे। अब हम लोग पहले सर्वांग समता शब्द को भी समझ लेते हैं। तो सर्वांग सम, है ना, तो सर्वांग सम में सर्व सबसे पहला जो शब्द आता है उसमें सर्व। सर्व का मतलब होता है सभी और अंग का मतलब होता है उसका भाग। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में हम बताएं कि 6 अंग होते हैं, 6 अवयव होते हैं, 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो अंग का मतलब हुआ उसके भाग। किसी भी ज्यामितीय आकृति में जितने भाग हैं उसी को उसका अंग कहा जाता है। तो सर्व अंग यानी कि सभी भाग, सभी अवयव, है ना, तो सभी भाग, है ना। उसके बाद आता है सम, सर्वांग सम, तो सभी अंग समान। तो ऐसी आकृति जिसके सभी संगत अंग जो है समान हो उसको जो है कि हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप जैसे किताब खरीदते हैं आप लोग, तो आपके पास जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, अगर एनसीईआरटी की है या किसी सेना का कोई भी जो है आप एक किताब खरीदें और आपका दोस्त अगर उसी प्रकाशन का वही किताब खरीदा है जिसमें नंबर ऑफ पेजेज भी सेम है, किताब की लंबाई चौड़ाई भी सेम है, तो ये बिल्कुल अगर एक जैसा है, अर्थात उसके किताब की लंबाई आपके किताब की लंबाई, फिर उसकी किताब की चौड़ाई, फिर आपकी किताब की चौड़ाई, फिर उसके किताब की ऊंचाई और आपकी किताब की ऊंचाई, ये सब चीज़ को हम लोग संगत बोलते हैं। बस समझे, संगत बोलने का मतलब हुआ कि अगर आपके किताब की हम लंबाई ले रहे हैं तो आपके दोस्त की किताब की भी हमें लंबाई ही लेनी है, तो इसको हम लोग संगत कहते हैं। तो अगर जिसके मान लीजिए कि जितने भी सारे संगत भाग हैं वो सारा बराबर हो, जैसे आपके पुस्तक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आपके मित्र की पुस्तक के किसी एक पृष्ठ का एक क्षेत्रफल, ये दोनों अगर आपस में समान है, फिर आपके पुस्तक का आयतन, उसके पुस्तक का आयतन, इस तरह से जितने भी चीज, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, अगर सारे माप समान होंगे तो आप उससे जी जितना भी क्षेत्रफल, आयतन, जो भी चीज निकालेंगे वो भी देखिए क्या होगा, स्पष्ट रूप से हो जाएगी, समान होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। तो समरूप का अर्थ होता है जिसका दिखावट, जिसका रूप एक जैसा हो, और सर्वांग सम का अर्थ होता है कि उसके सारे भाग एक जैसे हों। तब यह है कि आप एक जैसे अर्थात माप में भी बराबर हो। तो इससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वांग सम, जितनी भी सर्वांग सम चीजें हैं वो समरूप भी होगा। जब सारी चीजें समान है सब कुछ, तो दिखने में भी क्या होगा, एक जैसा लगेगा। तो कहने का मतलब कि जितने भी सर्वांग सम आकृति हैं वो सारे समरूप भी होंगे। लेकिन क्या सारे समरूप आकृति सर्वांग सम होंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि समरूप होने के लिए लंबाई और चौड़ाई, सारे माप जो हैं, सारी विमाएं जो हैं, इसका समान होना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से हम बताएं कि आपको क्या करना है कि एक ही क्लिक से जो अलग अलग फोटो आप अगर निकालना चाहें अलग अलग साइज में, वो समरूप हो सकते हैं लेकिन वो सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। और जितने भी लेकिन अगर सर्वांग सम है जो बिल्कुल हुबहू है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज एक जैसा है। और तो जितने भी समरूप हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगे, अनिवार्य रूप से नहीं होगा। लेकिन जो सर्वांग सम है वो अनिवार्य रूप से क्या होगा, समरूप होगा। तो इस चीज को लेके हम लोग देखें। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि समरूपता के बारे में, क्योंकि हम लोग को 10th क्लास में सर्वांग समता के बारे में नहीं पढ़ना कि उसकी कौन कौन सी कसौटी है, सब आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि SAS सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता, है ना। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि सर्वांग समता पर बात नहीं करने वाले हैं, इसलिए उधर हम नहीं चाहते हैं, तो उधर जाकर के फिर ये कि मालूम चला कि बहुत समय लगेगा उसमें। तो हम लोग ये कि समरूपता पर लौटते हैं कि समरूपता क्या है, उसके कौन कौन से शर्त हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बहुभुज, बहुभुज का अर्थ है जिसमें अधिक भुजाएं होती हैं, 3 या 3 से अधिक जो भुजाएं होती है उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में, बहुभुज की जो समरूपता है उसके लिए शर्त है कि अगर दो बहुभुज में, अगर दो बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या अगर समान है, जैसे वर्ग,
जितने भी वर्ग होंगे उसमें 4 भुजाएं, है ना। पंचभुज, तो जितने भी पंचभुज होंगे सब में क्या 5 भुजाएं, इसलिए उसको पंचभुज कहा गया। तो बहुभुज के समरूपता के लिए कहा गया कि अगर दो बहुभुज, है ना, दो बहुभुज, जब आप दो बहुभुज बोलते हैं तो वर्ग और ये क्या त्रिभुज भी आ सकता है, लेकिन तुरंत उसमें शर्त आ गया जिसके भुजाओं की संख्या समान हो। तो ऐसे दो बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसके समरूप होने के लिए क्या शर्त है, यानी वो एक जैसा कब दिखेगा। तो कह रहे कि दो बहुभुज, है ना, समान भुजा की संख्या वाले, है ना, समान संख्या में जिसकी भुजा हो, तो ऐसे बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो, उसके समरूप के लिए होने के लिए शर्त है कि उसके जो संगत कोण है वो समान होना चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इस व्हाइट बोर्ड की, तो एक दूसरे व्हाइट बोर्ड जो रहेगा, है ना, वो उसके समरूप कब दिखेगा, जब, है ना, इसमें इसकी जो भुजा ये जाएगी, जैसे इसमें कितनी है 4 भुजाएं हैं समझिए, तो ये 4 भुजाएं उसमें भी हो, ये तो कंडीशन है ही। इसके बाद, है ना, इसकी जो भुजाएं यानी कि इसकी लंबाई जो है और उसकी लंबाई, फिर इसकी चौड़ाई और उसकी चौड़ाई, ये जो है अनुपातिक हो, बराबर नहीं। बराबर शर्त है सर्वांग समता के लिए, लेकिन समरूपता के लिए बराबर शर्त नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक हम आयत लेते हैं और हम एक दूसरा आयत लेते हैं, तो मान लिए कि इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम एक दूसरा आयत लेते हैं, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों देखने में एक जैसा लगेगा। क्यों एक जैसा लगेगा? क्योंकि इसका अनुपात जो है वो एक ही है। तो किसी भी दो बहुभुज के समरूप होने के लिए शर्त है कि दोनों में भुजाओं की संख्या पहली बात की समान होनी चाहिए, और दूसरी बात कि इसके जो अंतः कोण है, संगत कोण जो है इनके, यह और इसके संगत यह कोण, फिर यह कोण, यह कोण, इसी प्रकार से इसके जो संगत कोण है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक। अनुपातिक का अर्थ है कि अगर इस भुजा के संगत यह भुजा, इस भुजा के संगत यह, इस भुजा के संगत ये भुजा और इस भुजा के संगत ये भुजा, ये अनुपातिक होने का अर्थ है कि जैसे यह 2 है तो ये 4 है, फिर ये 1 है तो ये 2 है, तो इसका जो अनुपात है वो क्या है, 1:2 है ना, 1:2 है। तो इसकी भुजाएं अनुपातिक है, तो भुजाओं का अनुपातिक होना जरूरी है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, और एक हम दूसरी आकृति लेते हैं, तो इसमें जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, यह भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्या है कि यह कोण इस कोण के बराबर नहीं है और यह कोण जो है वो इस कोण के बराबर नहीं है। ये दोनों बहुभुजों को हम लोग समरूप नहीं कह सकते। तो बहुभुजों के समरूप होने के लिए ये शर्त है कि दोनों में भुजाओं की संख्या समान हो और दोनों के संगत कोण बराबर हो और इसकी भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो। ये बहुभुज की समरूपता के लिए शर्त है। अब हम लोग यहाँ पर जाके बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता की। त्रिभुज में समरूप होने के लिए क्या शर्त है? तो कोई भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए मुख्य रूप से देखिए इसके 3 शर्त हैं या 4 शर्त आप कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से है इसमें 3। तो समरूपता, त्रिभुज में समरूपता के लिए क्या जरूरी है? जब हम त्रिभुज की बात किए, त्रिभुज की बात हम जब कर रहे हैं इसमें तो भुजाओं की संख्या पर हमको बात करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो 3 ही भुजा होगा। तो त्रिभुजों के समरूप के लिए क्या शर्त है? जैसे यह एक त्रिभुज है और यह एक दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, और इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं हम पी, क्यू और आर से। तो इस त्रिभुज के 3 शीर्ष ए, बी एवं सी हैं और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष पी, क्यू एवं आर हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त होंगे, इस पर जो कि हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो सबसे समरूप होने का जो सबसे पहला शर्त है दो त्रिभुजों के समरूप होने का, तो इसका पहला शर्त है कि अगर इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों। ऐसा नहीं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो संसार के सारे त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अलग अलग बराबर हो। जैसे अगर मान लीजिए कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो। तो दो त्रिभुजों में
अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों तो इसकी भुजाएं भी निश्चित रूप से अनुपातिक होगी, क्योंकि हम बताएं कि समरूप का अर्थ होता है कि कोण समान और भुजा भी अनुपातिक होनी चाहिए। ये दोनों उसका शर्त है कि दुनिया में जितने भी समरूप आकृतियां हैं, सारे समरूप आकृतियों का एक जो है कि जो सबसे आधारभूत जो उसका गुण है वह ये है कि उसके सारे अंग, ये जो क्या कहते हैं संगत कोण ये है, हाँ, उसके जो संगत कोण है वो क्या होंगे, समान होंगे, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये तो दो शर्त को पूरा करना चाहिए। ये तो समरूप का जो सबसे फंडामेंटल जो की ये जानकारी है उसके बारे में कि समरूप में क्या होगा कि उसके कोण समान होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे इसमें। लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि एक त्रिभुज का तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अगर अलग अलग बराबर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि इसकी तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजाओं के अनुपातिक भी होगा। इसलिए आपको अगर सिर्फ किसी दो त्रिभुज के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग क्या हैं, बराबर हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, है ना। तो ये जो है कि समरूपता था, इस समरूपता की कसौटी को हम लोग बोलते हैं, यह जो समरूपता है यह समरूपता की कसौटी कहलाती है ए समरूपता। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर, फिर इसका दूसरा वाला एंगल इसके दूसरे वाले एंगल के बराबर, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के बराबर। तो चूंकि इस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो इसीलिए इस कसौटी को हम लोग शॉर्टकट में ए अर्थात कोण 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 इसको जो है कसौटी कहते हैं। तो ये जो है कि पहली कसौटी है, पहला जो है कि इसका तरीका है। दूसरा है कि अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं, जैसे इसका एक भुजा हम ले लिए ए बी, तो ए बी के संगत इसमें आप कौन सा भुजा लेंगे, पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है ना, अगर वही अनुपात बी सी और क्यू आर का हो और फिर यही अनुपात ए सी और पी आर का भी हो, अर्थात अगर ए बी और पी क्यू का अनुपात 3:4 आता है, 1/2 आता है, 5/6 कुछ भी आता है, और ऐसे करके सारे संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर क्या होता है, समान आता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो बोलिए कि समरूप में तो दो गुण पाया जाता है, एक कि इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी और इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग भुजाओं को देखें, यहाँ कोण की बात नहीं की और इसको हम लोग समरूप कह दिए। तो जिस भी त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, है ना, संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात अगर समान आ रहा है तो आप ये निश्चिंत रहे, ऐसा होगा ही कि इसके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, और इसी कारण से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो समरूपता की इस कसौटी को एस समरूपता कहते हैं। तो ये जो है समरूपता की दूसरी कसौटी है। अब समरूपता के हम लोग तीसरी कसौटी पर बात करते हैं कि इसकी तीसरी कसौटी क्या हो सकती है। तो कह रहे हैं कि अगर एक त्रिभुज का, जैसे यह त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण ए और इस त्रिभुज का कोण पी, ये दोनों बराबर हो जाए, एंगल ए और एंगल पी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और ए बी और पी क्यू का अनुपात और फिर ए सी और पी आर का अनुपात, ये दोनों अगर बराबर हो और ये दोनों भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण भी बराबर हो, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको जो है कि जैसे एंगल ए और एंगल पी, पहली बात है ये दोनों कोण क्या बराबर, और इस कोण को आंतरित करने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन है, ए बी और ए सी। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन है, पी क्यू और पी आर। तो ये अगर अनुपातिक हो, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, तो इसमें ए बी और ए सी द्वारा आंतरिक कोण और पी क्यू और पी आर द्वारा आंतरिक कोण यानी कि पी, तो ए और पी अगर बराबर है, साथ में इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वह भी बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो फिर इसमें बोलिए कि समरूप इसको कहेंगे तो क्या इसमें बाकी भुजाएं अनुपातिक नहीं होंगी, बिल्कुल होना है। तो अगर आप सिर्फ दो भुजाओं में देख लेते हैं कि अनुपात बराबर है और दोनों द्वारा आंतरिक कोण बराबर है, तो आवश्यक रूप से
बाकी सारे शर्त को भी ये पूरा करेगा, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपातिक होगा और इसके तीनों कोण भी समान होंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे और समरूपता के इस शर्त को SAS समरूपता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भुजाओं से संबंधित दो शर्त और कोण से संबंधित एक शर्त शामिल है, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात और कोण सिंगल। तो इस कसौटी का नाम होगा SAS, है ना, समरूपता की कसौटी। तो ये जो है तीन मुख्य कसौटियां हैं किसी भी त्रिभुज को। तो समरूपता के तीन जो प्रमुख कसौटियां हैं यही हैं। अब इसके अतिरिक्त एक और भी कसौटी है समरूपता के लिए, कि अगर कहता है कि एक, अगर ये त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज का अगर एक कोण यानी कि कोण A अगर कोण P के बराबर हो जाए और इस त्रिभुज का दूसरा कोण यानी कि कोण B इस त्रिभुज के दूसरे कोण Q के अगर बराबर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल और इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल समान है। तो अगर ये कोण इसके समान हो जाए और यह कोण इसके समान हो जाए तो तीसरे कोण को क्या होगा, बराबर तो होना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इस त्रिभुज का दो कोण भी अगर इस त्रिभुज के किसी दो कोण के बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण चूंकि बराबर होगा ही, और जब तीसरा कोण बराबर होगा तो फिर से हम ये कि ए में पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, तब समरूप होता है। इसलिए समरूपता की एक और भी कसौटी समझ सकते हैं आप कि AA कसौटी, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के समान हो तो उसके तीसरे कोण भी समान होंगे और साथ में उसकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये समरूपता का जो है कि चार कसौटी को हम लोग देखे। अब जो है कि हम लोग इसको अभी सिद्ध नहीं करेंगे, इसको इस पर एक एक करके बारी बारी से हम AAS, SSS और फिर SAS और A चारों समरूपताओं की जो कसौटियाँ हैं इनको जो है कि हम लोग साबित करेंगे। तो ये जो है कि समरूपता से संबंधित जो कसौटियाँ थी उन पर जो कि हम लोग बात कर रहे थे, और इसी चैप्टर में सिर्फ समरूपता पर ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त जो त्रिभुज से संबंधित अन्य जो प्रमेय हैं, जो अन्य जानकारियां हैं, जो अन्य संबंध है त्रिभुज में, उन सारे संबंधों को भी इसी त्रिभुज चैप्टर में, चूंकि ये चैप्टर जो है ये कोई समरूपता वाला चैप्टर नहीं है, चैप्टर का नाम ऐसा नहीं है कि त्रिभुजों की समरूपता। अगर चैप्टर ऐसा होता कि त्रिभुजों की समरूपता तो हम पूरे चैप्टर में समरूपता पर आधारित ही बातें करते हैं, लेकिन यह त्रिभुज चैप्टर है त्रिभुज, तो त्रिभुज से संबंधित हम लोग सारी बातें करेंगे, त्रिभुज से संबंधित और भी जितने भी प्रमेय हैं उन पर भी बात करेंगे। तो ये हम लोग समरूपता की कसौटियों को देखे। अब हम जो है कि इनसे संबंधित त्रिभुज से संबंधित जो प्रमेय हैं, जो मुख्य जानकारियां हैं, हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ जान लेंगे कि त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां हैं, त्रिभुज से संबंधित कौन कौन से प्रमेय हैं। तो त्रिभुज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके कक्षा के लिए, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय। तो थेल्स जो है ये मैथमेटिशियन का नाम था, है ना, उसी के आधार पर जो यह इस संबंध का प्रतिपादन, इस संबंध के बारे में जानकारी जो है थेल्स साहब ने ही दिया था, इसीलिए इस प्रमेय को उसी के नाम से ही क्या किया जाता है, इस प्रमेय को थेल्स के नाम से ही जाना जाता है। तो इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, लेकिन इसका अगर आप सही नाम जाने, ज्योमेट्री में जो इसका नाम होता है वो नाम जाने, इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय बोला जाए या थेल्स प्रमेय बोला जाए, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रमेय के बारे में कि थेल्स प्रमेय आखिर क्या है, थेल्स आखिर क्या कहते हैं त्रिभुज के बारे में, इस प्रमेय में थेल्स ने क्या बताया है। तो अब अगर हम लोग किसी भी त्रिभुज में लेते हैं तो थेल्स प्रमेय में ये बताया जा रहा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर, इसमें तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC, तीन भुजाएं हैं, तो किसी भी एक भुजा के समांतर आप अगर एक रेखा खींचते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर BC के ही समांतर ले लेते हैं, तो BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा, तो यह रेखा है, और यह रेखा जो है त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, BC के तो हम समांतर खींच रहे हैं, तो BC के जब हम समांतर खींच रहे हैं तो BC को तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, है ना, जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जैसे हम BC के समांतर एक रेखा खींचे, मान लीजिए यह रेखा L है, और यह जो है त्रिभुज ABC के अन्य भुजाएं, BC के समांतर खींच रहे हैं, तो BC को छोड़ करके अन्य भुजाएं कौन है, AB और AC, इसको अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे इस बिंदु को अगर हम D और इस बिंदु को अगर हम E मान लें, तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब ये जो रेखाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, है ना, जिनको यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है,
इसका जो अनुपात होगा ये अनुपात समान होगा, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वे भुजाएं जो प्रतिच्छेद हो रहे हैं, है ना, समान अनुपात में विभाजित होते हैं। अर्थात यहाँ इस भुजा का जो दो भाग है AD और DB, है ना, दूसरे भुजा इसका जो भाग है AE और EC, तो इन दोनों का अनुपात और इधर इन दोनों भागों का अनुपात समान होता है। तो यही है थेल्स प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, है ना, जो त्रिभुज के अन्य भुजाओं को, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद होने वाली भुजाएं, है ना, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो यह जो है थेल्स प्रमेय है। और इसका विलोम भी है। जैसे अब थेल्स है तो थेल्स क्या कहता है कि किसी एक भुजा के समांतर जब आप एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं, है ना, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो थेल्स के विलोम में क्या होगा, अगर किसी भी त्रिभुज में, है ना, दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हों, है ना, जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC है, तो इसको हम इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि इसके दो भाग का अनुपात और इस भुजा के दोनों भागों का अनुपात एक ही है। तो जो विभाजित करने वाली जो रेखा है, विभाजक रेखा जो है, वो तीसरी भुजा के, जिसको वो विभाजित नहीं कर रहा है, उसके वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम है। तो यह देखिए एक महत्वपूर्ण प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित कि थेल्स प्रमेय। इससे संबंधित एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यह केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग परिचित हैं। तो इससे पहले भी जब आप पाइथागोरीय त्रिक पर बात कर रहे थे तो पाइथागोरीय त्रिक को समझाने के लिए आमतौर पर समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिया जाता है ना। इसीलिए यह जब आयत के बारे में बतलाना रहता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसके विकर्ण के अनुपात या उसके संबंध के बारे में, तब भी पाइथागोरस प्रमेय का ही मदद लिया जाता है। लेकिन हम लोग इस अध्याय में ये चीज जानेंगे कि जो अब तक हम लोग समझते आए हैं कि 3, 4 और 5 ये पाइथागोरीय त्रिक है, हम लोग यही बस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में इतनी बात जानते हैं कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है तो इन तीनों को हम लोग पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। हम लोग को इतनी जानकारी थी और इसी के आधार पर हम लोग बहुत प्रकार के हिसाब सॉल्व भी करते थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज का प्रमाण देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, है ना, दो छोटे भुजाओं का के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है त्रिभुज में। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के संबंध को बतलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है और इसके लिए हम बी कोण को समकोण मान लिए, माने कि इसका बी कोण जो है कि क्या है, समकोण है। तो समकोण बनाने वाली जो भुजा है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है, यहाँ पर देखें हम लोग की कोण बनाने वाली भुजाएं या कोण की भुजाएं किसको कहते हैं। तो यहाँ पर बी जो समकोण है इसको बनाने वाली भुजाएं हैं AB और BC। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है, AB का वर्ग कर दीजिए, और कौन है BC, तो BC का वर्ग कर दीजिए। तो इन दोनों के वर्गों का योग जो है समकोण के सामने वाली जो भुजा है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, उसके वर्ग के बराबर होता है। इस प्रमेय को कई प्रकार से कहा जाता है। इस प्रमेय को मुख्य रूप से कहा जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उस जिस प्रकार से थेल्स का विलोम हम लोग देखें, उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का भी विलोम होता है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के, है ना, सम्मुख कोण, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका विलोम भी सत्य है। तो 10th क्लास में हम लोग समरूपता के साथ साथ थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे और इन दोनों के अतिरिक्त और भी प्रमेय है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। समरूपता से ही संबंधित एक और प्रमेय है कि अगर एक त्रिभुज है ABC
और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज अगर क्या है समरूप है, दोनों त्रिभुज अगर क्या है समरूप है, तो इन दोनों त्रिभुजों में जो इनकी संगत भुजाएं हैं यानी कि ए बी और क्या पी क्यू, तो इसके वर्गों का अनुपात, इसके वर्गों का क्या अनुपात है ना, इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्थात दो समरूप त्रिभुजों में उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग उसके क्षेत्रफल के अनुपात के समान होता है। इस प्रमेय को भी हम लोग क्या करेंगे इसी चैप्टर में देखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित समकोण त्रिभुज पर से संबंधित जो है एक और प्रमेय है, वो क्या है कि इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी की अगर बात करते हैं तो इसमें समकोण है कौन, कोण बी, और इसका कर्ण कौन है, एसी है। तो कह रहे कि समकोण वाले शीर्ष से, इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं ए बी और सी, तो समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर अगर लंब डाला जाए यहाँ पर इस प्रकार से कि 90 डिग्री का कोण बनता हो, तब यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, मान लीजिए इसको हम डी लिख दिए है ना, तो ए बी डी और बी डी सी दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे और एक छोटा त्रिभुज भी पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, और इधर का ये छोटा त्रिभुज भी पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो यहाँ पर अभी 3 त्रिभुज बने हुए हैं। आपको देखने में लग रहा है कि इसमें 2 त्रिभुज है, लेकिन इसमें 3 त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये जो 2 त्रिभुज हैं एबीडी और बीडीसी, ये दोनों समरूप होंगे। और अब एबीडी और पूरा त्रिभुज यानी एबीसी, ये दोनों भी समरूप होंगे। और बीडीसी यानी ये वाला छोटा त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज यानी कि एबीसी, ये भी आपस में समरूप होंगे। याद रखिएगा समरूप के बारे में हम ये बतलाए थे कि उसमें माप का समान होना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला, तो फिर समरूप के हिसाब कैसे होगा। तो ये बात बताए थे कि छोटा बड़ा होने से उसका रूप अलग अलग हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। तो ये छोटा भी क्या हो सकता है, बड़े के समरूप हो सकता है। समरूप का अर्थ होता है एक जैसा दिखना। तो आकार में इसकी आकृति जो है माप है, माप में अलग अलग होते हुए भी एक जैसा दिखना संभव है। तो इसीलिए ये जो है कि समरूप हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से इतने जो प्रमेय हम लोग देखे, इन्हीं सारे प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे ज्यामिति में। और इन सारे प्रमेय पर जो आधारित जो सवाल होंगे उन सारे सवालों को भी हल करेंगे। इन्हीं प्रमेय पर आधारित जो कि बहुत सारे इसमें जो कि सवाल हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे इसमें